आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसको लेकर आज के युवाओं के द्वारा गांधी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आखिर गांधी अपने सत्ता के केंद्र में हमेशा बने रहने के लिए गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। आखिर इसके पीछे की उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी कि गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आप इसमें अंत तक बने रहें और अंत तक आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके द्वारा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। तो आइए हम देखते हैं कुछ। अगर हम थोड़ा पीछे इसके अगर पृष्ठभूमि को निर्मित करें, क्योंकि थोड़ा हमें आगे समझने के लिए पीछे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो नेहरू रिपोर्ट की असफलता के पश्चात गांधी के द्वारा यंग इंडिया लेख में इरविन के समक्ष, उस समय वायसराय इरविन था, इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाती हैं और उन्हीं 11 सूत्री मांगों में एक मांग यह थी कि भारत में सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, चाहे वो हिंसात्मक कैदी हो या अहिंसात्मक कैदी हो। तो यह इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे जो यंग इंडिया में गांधी के द्वारा लिखा गया था और यह कहा गया था कि आप सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दें। उसी में से यह एक मांग थी। वायसराय इरविन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया इन मांगों पर, वायसराय इरविन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और एक वर्ष गांधी के द्वारा इस पर 1 वर्ष का समय दिया गया था इरविन को कि 1 वर्ष के अंदर अगर इस पर कोई बहस नहीं की जाती है तो हम भारत में एक बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे, जिसके द्वारा 1 वर्ष के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया जाता है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसी समय की एक घटना धर्सना की घटना है। जो धर्सना की घटना थी, उस धर्सना में अंग्रेजों के द्वारा निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं और वो लोग अपने बचत के लिए भी अपने हाथ को ऊपर नहीं करते हैं। यह एक अमेरिकी पत्रकार बेप मिलर के द्वारा इसको अमेरिका में प्रकाशित किया जाता है, अपने पत्रों में इसे प्रकाशित किया जाता है, जिसके कारण ब्रिटेन पर अन्य देशों का दबाव होता है कि क्या आप इसी प्रकार निहत्थे लोगों पर आप इस प्रकार लाठियां बरसा रहे हैं कि वो अपने बचत के लिए भी अपने हाथों को ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी यही शासन प्रणाली है। जिसके द्वारा वहां से एक दबाव आता है और उस दबाव के कारण गांधी को मराने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत गांधी और इरविन पैक्ट आता है। गांधी और इरविन समझौता होता है, उसी को गांधी और इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर गांधी इरविन पैक्ट को देखें तो अगर इसमें हम भूमिका देखें तो इसमें भूमिका थी तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर की बहुत बड़ी भूमिका थी गांधी और इरविन के बीच समझौता कराने में। यह समझौता कराने में इन दोनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता कराया जाता है और इसी को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी गांधी इरविन पैक्ट को सरोजिनी नायडू के द्वारा इनको 2 महात्माओं का मिलन कहा जाता है, क्योंकि जो इरविन था वो भी बहुत उदार था। जो वायसराय इरविन था वो भारत को लेकर बहुत उदारता उसके अंदर थी, जिसके द्वारा इसे 2 महात्माओं का मिलन कहा जाता है। अब इसमें 5 से 6 मांगे गांधी के द्वारा इरविन के समक्ष रखी जाती हैं और उन सभी मांगों को मान लिया जाता है। इसी में गांधी ने एक मांग यह भी था कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। तो आइए इसे समझते हैं कि आखिर हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त, इसमें जो व्यक्ति हिंसा किया है उसके अतिरिक्त, मतलब हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त और जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, जितने भी लोगों को राजनीतिक के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था, उन सभी लोगों को छोड़ दिया जाए, बल्कि और हिंसात्मक अपराधियों को ना छोड़ा जाए। क्योंकि अगर हम इसी में देखते हैं तो इसी में यह बात कही गई कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। अब यहीं पर यह लेकर बार बार गांधी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आखिर गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं छुड़ाया है। आज नहीं, प्रारंभ से यह बहुत बड़ा एक द्वेष भावना आज के युवाओं के अंदर बनी हुई है, क्योंकि युवा जो खून होता है, बहुत खून बड़ा खतरनाक होता है। वही कहते हैं गांधी के विषय में, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हर किसी को पसंद है यह दुनिया की बनावटी वसूले, हर किसी को पसंद है यह दुनिया की बनावटी वसूले, हम अपनी सादगी लेकर कहाँ जाएं। तो आइए हम देखते हैं, यही कहानी थी उसमें
कि गांधी हिंसात्मक अपराधी, अगर गांधी यहाँ हिंसात्मक अपराधी की बात करते तो क्या गांधी अहिंसा के पुजारी रहते? यहीं पर यह कहा जाता है कि गांधी के द्वारा इरविन के समक्ष भगत सिंह के मामले को एक पर्सनली उनसे बात की जाती है, भगत सिंह को मामलों को लेकर उनसे एक बात की जाती है, लेकिन इरविन के द्वारा यह बार बार गांधी पर यह बात कही जाती है, क्या आप यह स्वीकार कर लीजिए कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। तो क्या अगर गांधी सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात करते, इसका मतलब अगर गांधी हिंसा की बात करते, अगर गांधी हिंसा की बात करते तो क्या गांधी अहिंसा के पुजारी कहलाते? या जो गांधी का आने वाला अन्य आंदोलन था, जो अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में जाना जा रहा था, क्या वह अहिंसात्मक आंदोलन सफल हो पाता? बताइए आप, क्या अहिंसात्मक आंदोलन, अगर वह हिंसा की बात कर देते, अगर गांधी हिंसा के, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी विचारधारा से नहीं बहका वो था गांधी ही थे जो पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो क्या वह अपनी विचारधारा से बहक सकते थे? नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपनी विचारधारा का समर्थन नहीं किया और इसके द्वारा उनसे पर्सनली बात की जाती है भगत सिंह के मामले को लेकर, लेकिन फिर भी इरविन के द्वारा यह कहा जाता है कि आप यह स्वीकार कर ले कि हिंसात्मक कैदियों को भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर जो भगत सिंह को फांसी दी गई वो किन कारणों से दी गई। तो आइए हम देखते हैं। आप देखिए, जो भगत सिंह थे, भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया बम कांड के केस में, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दो बिल को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें एक था सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिल को लेकर वहां पर बहस चल रही थी। वहीं पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा वहां पर एक बम फेंका जाता है, जो वह बम था वो निष्क्रिय था, वह बहुत थोड़ा, मतलब उसमें जो वो क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं जो उसमें सिर्फ धुआं था, वह धुआं निकलता है और वह कहा जाता है, मतलब उनके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा कहा जाता है कि यह बहरे कानों को सुनाने के लिए इस बम का प्रयोग किया गया था। मैं चाहता तो इस बम को और शक्तिशाली बना सकता था, लेकिन नहीं, यह मुझे सिर्फ बहरे कानों को सुनाने के लिए इस बम का प्रयोग किया गया था। तो इनको गिरफ्तार तो इस बम के कांड के कारण किया गया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दो बिल को लेकर बहस चल रही थी, उसी बहस का विरोध करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम को फेंका और इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो इन्हें फांसी दी गई वो लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इन्हें फांसी दी गई। तो आइए लाहौर षड्यंत्र केस क्या होता है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का व्यापक स्तर पर भारत में विरोध किया गया। वहीं पर अगर लाहौर में देखें तो लाहौर में विरोध करने का जो काम किया गया वह लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। और जो लाला लाजपत राय थे वो क्रांतिकारियों के आइडल थे, क्रांतिकारियों के वो आदर्श थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन सभी के वो आदर्श थे। वो बुजुर्ग थे लेकिन ये सभी के आदर्श थे, जिसको सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज में, सैंडर्स के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि इन पर लाठीचार्ज किया जाए, और इस लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होते समय या लाठीचार्ज करने के समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर से निकला हुआ हर एक बूंद एक दिन ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत का कील साबित होगा। वही बाद में होता है। तो इसके कारण जो सैंडर्स था, वो सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चार्ज करा कि इनको जो, मतलब इनका जो मृत्यु का जिम्मेदार था सैंडर्स, उसको एक संगठन गठन किया गया था 1928 में। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में YSRA एक संगठन था जो 1928 ईस्वी में गठित किया गया था। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि लोग थे, जिसके द्वारा सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसी को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस के कारण जो है वो भगत सिंह को फांसी दे दी गई। और बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर भगत सिंह को फांसी क्यों दे दी गई। तो जब भगत सिंह ने गोली मारी तो भगत सिंह एक हिंसात्मक कैदी के रूप में बंद थे, हिंसात्मक राजनीतिक कैदी के रूप में बंद थे, जिसके द्वारा यहाँ पर जब इन पर इरविन समझौता हुआ, इरविन पैक्ट हुआ, तो उसमें सिर्फ हिंसात्मक अपराधियों को छोड़ने की बात की गई, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात की गई, ना कि अहिंसात्मक
हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात की गई। अगर इसमें हिंसा की बात कर ली जाती तो क्या आज गांधीवाद जिंदा रहता? क्या जो आज हम सीना ठोंक ठोंक के ये चिल्ला रहे हैं कि आज भी गांधी के मरने के बाद भी जो गांधीवाद है, जो उग्रवाद और उदारवाद का जो सम्मिश्रण है, एक विचारधारा जो गांधीवाद है, वो आज भी जीवित है, क्या वह जीवित रहता? क्या गांधी अपने विचारधारा से समझौता कर लेते? क्या अगर यह ठीक था कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए वह अपनी विचारधारा को अगर वो मार देते तो क्या आज गांधीवाद जिंदा रहता? क्या जो आने वाले चरणों में जो अन्य आंदोलन थे, क्या वह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाते? तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो जो भगत सिंह को फांसी दे दी गई, वो हिंसात्मक अपराधियों के रूप में वह बंद थे, इसलिए इन्हें फांसी दे दी गई, ना कि ये बम फेंकने के कारण इन्हें फांसी दे दी गई। तो यह था, इस कारण जो है गांधी के ऊपर यह आरोप लगता है कि गांधी जी सत्ता के केंद्र में बने रहने के कारण इन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया। तो ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे दुनिया में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, पूरी दुनिया को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकते थे। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारधारा से कभी समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हम जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन देखें, चाहे जो राष्ट्रीय आंदोलन हो, जैसे ही हिंसा को उसमें अपनाया गया है वैसे ही उन राष्ट्रीय आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। तो आखिर यह था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अच्छा, धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।